दोस्तों आज दुनिया सिर्फ ईवी और एआई की बात नहीं कर रही। पूरे वर्ल्ड में एक साइलेंट मेगा ट्रेंड चल रहा है जिसे डिफेंस स्पेंडिंग सुपर साइकिल कहते हैं। और जो लोग इस ट्रेंड को इग्नोर कर रहे हैं वो शायद अगले 10 सालों की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रही हैं। 2024 में ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग 2.72 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है और ये हिस्ट्री का हाईएस्ट लेवल है। आज हर तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं। हर कंट्री अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी बना रहा है और इसका डायरेक्ट फायदा डिफेंस कंपनीज को मिल रहा है। अब इंडिया को समझिए। इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी थ्रेट्स उससे भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। फिर चाहे हम चाइना को देखें या फिर पाकिस्तान को, यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग आने वाले सालों में बढ़नी ही है। पहले इंडिया डिफेंस के लिए फ्रांस, रशिया, इजराइल और यूएस जैसी कंट्री से इंपोर्ट पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था, लेकिन अब गेम तेजी से चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट का क्लियर फोकस आत्मनिर्भर भारत पर है और इसका रिजल्ट आज क्लियरली दिख रहा है। डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्राइवेट कंपनीज को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों अब डिफेंस वैल्यू चेन को समझते हैं। आज इंडिया की डिफेंस कंपनी सिर्फ पार्ट्स सप्लाई करने तक लिमिटेड नहीं है। अब ये कंपनी सिस्टम्स इंटीग्रेशन पर काम कर रही हैं, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही हैं, R&D और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है बेटर मार्जिन्स पर। अब समझते हैं डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। सबसे पहली बात, डिफेंस सेक्टर की डिमांड सॉवरेन बैक्ड होती है क्योंकि ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, इसलिए पेमेंट डिफॉल्ट होने का कोई रिस्क नहीं है। दूसरी बात, डिफेंस के ऑर्डर्स मल्टी ईयर होते हैं, मतलब कंपनी को एक साल का नहीं बल्कि कई सालों तक रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल जाता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफेंस कंपनीज के रेवेन्यूज का फ्लो काफी प्रेडिक्टेबल होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर है। अब थोड़ा बजट की बात करते हैं दोस्तों। FY26 में इंडिया का डिफेंस बजट लगभग $80 बिलियन के आसपास है, जो इंडियन करेंसी में करीब 6.8 लाख करोड़ रुपीस बनता है। ये अमाउंट देखने में काफी बड़ा लगता है, लेकिन जब आप इसको राइजिंग ग्लोबल टेंशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, चाइना, पाकिस्तान एंगल के साथ कंपेयर करते हो और मल्टीपल सिक्योरिटी थ्रेट्स को समझते हो, तो क्लियरली लगता है कि डिफेंस पे और ज्यादा फोकस करना जरूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज समझिए। आज की वॉरफेयर पहले की जैसे नहीं रही। अब लड़ाई सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं होती। आज कॉम्बैट का फोकस शिफ्ट हो चुका है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स पर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, एआई, ड्रोन्स और रडार्स पर। इसलिए जो ट्रेडिशनल वेपन्स और ओल्ड सिस्टम्स हैं वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहे हैं और यहीं से मॉडर्न डिफेंस कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। दोस्तों टेक्नोलॉजी आज मॉडर्न वॉरफेयर का सेंटर बन चुका है और इंडिया का डिफेंस सेक्टर इस वक्त एक जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के डोर स्टेप पर खड़ा है। दोस्तों ये इस सेक्टर की कोई नॉर्मल साइकिल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री को कंप्लीटली चेंज करने वाला है। अब अगर ग्लोबल पिक्चर देखें दोस्तों, तो दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर या शायद यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव कर रही है और जब भी पावर बैलेंस शिफ्ट होता है सबसे पहले डिफेंस बजट्स बढ़ते हैं। आज दुनिया के टॉप 5 डिफेंस स्पेंडर्स यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी और इंडिया मिलकर लगभग 60% ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग करते हैं। इन सब की कंबाइंड स्पेंडिंग अराउंड $1.64 ट्रिलियन है। इंटरेस्टिंगली जर्मनी ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग इतनी एग्रेसिवली बढ़ाई है कि वो इंडिया को ओवरटेक करके दुनिया का 4th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर बन चुका है। इसका मेन रीजन ये है कि यूरोप को अब यूएस पर एक सोल सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। अगर यूएस की बात करें तो यूएस का डिफेंस स्पेंडिंग ऑलमोस्ट $997 बिलियन तक पहुंच चुकी है। जापान भी क्वाइटली लेकिन काफी स्ट्रांगली मूव कर रहा है। 2024 में जापान की डिफेंस स्पेंडिंग में 21% का जंप देखा गया। ये 1952 के बाद का जापान का सबसे बड़ा डिफेंस बजट इंक्रीज है। अब इंडिया को देखिए दोस्तों, 2024 में इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग सिर्फ 1.6% बढ़ा है, जो लगभग $86.1 बिलियन के आसपास है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने का बहुत बड़ा स्कोप है। चेंजिंग ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप के हिसाब से इंडिया को भी आने वाले कुछ सालों में डिफेंस स्पेंडिंग पर एग्रेसिवली पुश देना ही पड़ेगा और ये डायरेक्टली डिफेंस कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रिगर बनेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है दोस्तों, क्या इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग काफी है? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आज भी गवर्नमेंट के बजट का सबसे बड़ा एलोकेशन मिलता है। अब FY26 के बजट अनाउंसमेंट्स को देखिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने FY26 के लिए डिफेंस एलोकेशन बढ़ाकर लगभग 6.8 लाख करोड़ रुपीस कर दिया है, जो FY25 के 6.21 लाख करोड़ से अराउंड 10% ज्यादा है। चाइना का डिफेंस बजट इंडिया के डिफेंस बजट के लगभग 3.5 टाइम्स ज्यादा है। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो चाइना का डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सबको मिलाकर भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो पावर गैप है वो क्लियरली वाइडन होता जा रहा है। अब इंडिया के डिफेंस सिस्टम की एक और रियलिटी देखिए। आज इंडिया की डिफेंस फोर्सेस इजरायली ड्रोन्स,
रशियन और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स, फ्रेंच फाइटर जेट्स, यूएस सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स और इंडिजिनस यूएवीज के कॉम्बिनेशन से ऑपरेट करती है। हर कंट्री का सिस्टम अलग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, अलग सॉफ्टवेयर होता है, अलग कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर होता है। अब सोचिए दोस्तों, 2 लैंड बॉर्डर्स और एक मैसिव मैरीटाइम एरिया, और इन सब को एक सिंगल इंटीग्रेटेड नेटवर्क पे लाना, ये इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन चैलेंज है। और इस चैलेंज का एक ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, फोकस्ड डिफेंस इंडाइजनाइजेशन। इसीलिए गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत पर इतना फोकस कर रही है। इसके चलते मल्टीपल पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, डोमेस्टिक आर्म्स प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा रहा है, डिफेंस पीएसयूज को लीड रोल दिया जा रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स को भी डिफेंस इकोसिस्टम में एक्टिवली लाया जा रहा है। इसी वजह से आज डिफेंस इकोसिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट ड्रिवन नहीं रहा, ये ग्रेजुअली इंडस्ट्री ड्रिवन इकोसिस्टम बन चुका है। अब इस पुश का सबसे बड़ा प्रूफ समझिए, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। FY17 से FY25 के बीच इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स लगभग 39% CAGR से ग्रो हुए हैं और ये ग्रोथ लार्जली प्राइवेट कंपनीज के थ्रू आई है, जैसे डेटा पैटर्न्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL, भारत फोर्ज, भारत डायनामिक्स, सोलार इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारे प्लेयर्स। दोस्तों ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है दोस्तों, अगर डिफेंस सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म थीम है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहली बात ये समझिए कि डिफेंस कंपनीज को ट्रैक करना इजी नहीं होता। यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस काफी लॉन्ग होती हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल्स मिलने में बहुत ज्यादा डिले होता है, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी चेंजेस का इन कंपनीज पर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, डिफेंस कंपनीज के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में रिवील नहीं की जाती, ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस। इसलिए आपके पास सेक्टर का ओवरऑल व्यू तो होता है, लेकिन इंडिविजुअल कंपनीज पर थोड़ी क्लैरिटी मिसिंग रह जाती है। ऐसी सिचुएशन में मैं पर्सनली डिफेंस ETFs को एक्सप्लोर करता हूँ। अब समझते हैं डिफेंस ETFs करता क्या है। डिफेंस ETF आपको पूरे डिफेंस सेक्टर का एक्सपोजर देता है। इसमें डिफेंस PSUs भी होती है और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज भी। शिप बिल्डिंग से लेकर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल्स और एरोस्पेस तक पूरा इकोसिस्टम एक ही ETF के अंदर कवर हो जाता है। इसका मतलब ये कि आप किसी एक कंपनी पर बेट नहीं लगाते हो, आप इंडिया के डिफेंस ग्रोथ स्टोरी पर बेट लगा रहे हो। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ETFs इसलिए भी बेटर होते हैं क्योंकि यहाँ रिस्क नेचुरली एवरेज हो जाता है। अगर किसी एक कंपनी का एग्जीक्यूशन स्लो होता है तो सेक्टर की दूसरी कंपनीज उस इम्पैक्ट को बैलेंस कर देती हैं। इसमें स्टॉक सिलेक्शन का प्रेशर नहीं होता, लॉन्ग टर्म थीम का पूरा बेनिफिट भी मिलता है। अगर डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेंगी तो ETF ऑटोमेटिकली उस ग्रोथ को कैप्चर कर लेगा। और सबसे बड़ी बात, ETFs एक लो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब नेचुरली एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, डिफेंस ETFs कौन सा और इन्वेस्ट कैसे करें? इंडिया में डिफेंस थीम पर इंडेक्स बेस्ड ETFs अवेलेबल हैं जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अब जब आप अपना ब्रोकिंग ऐप ओपन करते हैं और सर्च बार में डिफेंस ETF टाइप करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब अगर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं एक डिफेंस ETF सिलेक्ट करता हूँ तो जब आप उसकी होल्डिंग्स चेक करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि उसमें डिफेंस PSUs भी हैं, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज भी हैं, शिप बिल्डर्स भी हैं और एरोस्पेस और मिसाइल कंपनीज भी हैं। मतलब एक ही ETF के थ्रू आपको पूरे डिफेंस इकोसिस्टम का एक्सपोजर मिल जाता है। और इसीलिए दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डिफेंस ETFs एक स्मार्ट, डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म फ्रेंडली अप्रोच है। दोस्तों कई बार लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि आप अपनी रिसर्च कैसे करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी रिसर्च investing.com पर करता हूँ। यहाँ मैं इन्वेस्टिंग प्रो यूज करता हूँ, जहाँ रिसर्च करने के लिए कुछ बेहतरीन फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे प्रोपिक AI। यहाँ आपको AI ड्रिवन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी मिल जाती है। मींस AI खुद रिसर्च करके एक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाता है, जैसे कि भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, इनके रिटर्न वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, जैसे भारत बारगेन्स, टेक टाइटन्स, भारत स्मॉल कैप जेम एंड सो ऑन। और एक बहुत अच्छा फीचर है यहाँ पे वॉरेन AI। ये AI स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट रिसर्च के लिए बनाया गया है। यहाँ पर मार्केट ट्रेंड्स, टेक्निकल इंसाइट्स, अर्निंग्स एंड फंडामेंटल्स और भी बहुत सारे एरियाज में आप डायरेक्टली रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले आप चेक कीजिए कि उस ETF का INAV क्या चल रहा है, दैट इज इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। अब चेक कीजिए कि उसका ट्रैकिंग एरर कितना है, चेक कीजिए कि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो क्या है। दोस्तों ETF का रियल प्राइस INAV के आसपास होना चाहिए, ट्रैकिंग एरर बिल्कुल कम होना चाहिए और एक्सपेंस रेशियो भी कम हो, उतना बढ़िया है। इसके साथ ही दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर फंड की क्रेडिबिलिटी भी चेक कीजिए। कोई ऐसा वैसा फंड ना हो, एक नामी गिरामी, एक अच्छी गुडविल वाला फंड होगा तो वो बेहतर रहेगा। दोस्तों डिफेंस सेक्टर कोई शॉर्ट टर्म हाइप नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है, जहां ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशन और टेक्नोलॉजी तीनों एक साथ अलाइन हो रही हैं। आने वाले सालों में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत को और कुछ मिलेगा और डिफेंस कंपनीज की अर्निंग्स एक्चुअली डिलीवर होती नजर आएंगी। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट आप कौन से सेक्टर या किसी पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कीप लर्निंग।